कुछ एक शेयर्स जिनमें आज आपको थोड़ा मोमेंटम दिख सकता है अगर आप उस हिसाब से देखें। थोड़ी देर पहले ही कुछ एक खबर एक शेयर पे खबर आई है कि उनको एक ऑर्डर मिला है, वह है फाइबरवेब इंडिया। इनको 22 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है और ये शेयर करीब 6.5% की बढ़त के साथ अभी ट्रेड कर रहा है। और साथ ही उज्जीवन फाइनेंस पे भी आप नज़र रखें क्योंकि इनको अगर आरबीआई की तरफ से जो लाइसेंस छोटे बैंक्स को मिलेंगे तो ये बड़ा बेनिफिशियरी होगा क्योंकि 200 ब्रांचेस को ये बैंक्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो दूसरा ऐसा शेयर होगा जिस पे आज हमारी नज़र होगी। ड्यूक ऑफशोर पे भी आप नज़र रख सकते हैं, 4.5% से ज़्यादा की मजबूती है। तो यहाँ पे जहाज़ की डिलीवरी इन्होंने दी है तो इसका बेनिफिट इनको मिल सकता है ड्यूक ऑफशोर को। तो ये तीसरा ऐसा शेयर होगा जिस पर नज़र होगी। रेडिको खैतान का मुनाफा बड़ा है, आय भी बड़ी है, दोनों ही लिहाज से पूरा सेक्टोरल व्यू जानेंगे और स्पेशली रेडिको खैतान पे क्या करना है ये भी समझने की हमारी आज इसी कार्यक्रम में कोशिश होगी। और इसके अलावा अगर आप देखें तो केपीआईटी पे भी आप नज़र रखेंगे क्योंकि उन्होंने एक अपनी सब्सिडरी को बेचा है और वैसे भी आईटी स्मॉल कैप आईटी कंपनीज पे हमारी नज़र तो होगी ही क्योंकि यहाँ पे कैसे मोमेंटम आता हुआ दिख सकता है ये भी जानेंगे। केपीआईटी टेक होगा। इसके अलावा पीएनबी की लिस्टिंग भी आज फोकस में होगी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज अच्छी खासी लिस्टिंग हुई है। अब आपको क्या करना चाहिए, क्या लिस्टिंग गेन लेके बाहर आ जाना चाहिए या फिर इसमें अभी भी बने रह सकते हैं? और अगर स्विच करना हो पीएनबी हाउसिंग को लेकर तो क्या वो दूसरा शेयर कौन सा होगा जहां पे आप स्विच करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा पीएनबी हाउसिंग के भी रिजल्ट्स आए हैं और रिजल्ट्स आने के बाद हमने देखा कि पीएनबी के शेयर में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। पीएनबी के नतीजे अगर आप देखेंगे, मुनाफा घटा जरूर है 11%, लेकिन इसके मुनाफे के अंदर हमें एक्सपेक्टेशन था कि कहीं ज़्यादा मुनाफा घटेगा, लेकिन कम क्वांटम में मुनाफा बढ़ा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ बात यह है कि इनके क्रेडिट जो इम्प्रूवमेंट है, जो बैलेंस शीट्स है उसमें इंप्रूवमेंट आते हुए दिखी है, उसका एक बड़ा फ़ायदा इस शेयर को मिलता है। आज इनकी मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ी है संजीव सरन, उनसे एक बार बातचीत कर लेते हैं। संजीव जी शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, जी बिजनेस को समय देने के लिए। क्योंकि रिजल्ट्स इस बार ठीक ठाक रहे हैं, कंपनी के तिमाही नतीजे, ये सेंटिमेंट सुधारने का काम तो कर रहा है कि हम एक्सपेक्ट करें कि आगे भी प्रदर्शन ऐसा ही रहेगा जहाँ पे क्रेडिट क्वालिटी सुधरेगी बैंक की? I think figures are with you and you can see that we are growing, having positive indicators in each field. Unlike we have done quite a good in CASA. Now our CASA percentage is around 42%, and even the profit segment, from the loss in the last financial year we have come into come into green last quarter, and this quarter again we have posted a profit of 549 crore. So everything is positive, and so far as asset quality is concerned, we have made good recovery. We had given a guidance that we would be recovering around 20,000 crore this financial year, and I am happy to tell you that during this half year we have already recovered around 10,700 crore. ठीक है सर, प्रोविजनिंग की एक बार बात कर लेते हैं। 38% आपकी प्रोविजनिंग बढ़ी है और साथ ही एनपीए में रिकवरी कैसे रही, एक बार ये भी आप बताएंगे। अभी हम लोगों का जो प्रोविजनिंग है इसलिए कम हुआ, हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं कि प्रोविजनिंग नहीं किया, जहाँ भी जो रिक्वायरमेंट था वो प्रोविजनिंग किया गया है। और चूँकि रिकवरीज अच्छे हुए हैं और स्लिपेज कम हुए हैं, इसलिए हमें ये उम्मीद है कि आने वाले क्वार्टर्स में हम लोगों का रिजल्ट और एनपीए रिकवरी दोनों अच्छा रहेगा। ये एक सिग्नल लिया जा सकता है कि हमारे बैंक में अभी सभी चीज़ सुधार के तरफ है। ठीक है, क्योंकि आप एक बड़े बैंक हैं और देश के दूसरे बड़े बैंकों में आपकी लिस्टिंग है और आपकी रिटेल पार्टिसिपेशन भी काफ़ी अच्छी है, तो रिटेल सेगमेंट में ग्रोथ कैसे देखने को मिली आपको? हाँ, आपने हमारा जो गाइडेंस है वो देखा होगा। गाइडेंस ये है कि हम लोग इस वित्तीय वर्ष में जो स्मॉल टिकट लोन्स हैं, जो छोटे लोन होते हैं, उस पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, और इस कारण हमारा एग्रीकल्चर या फिर एमएसएमई या फिर सर्विस सेक्टर या फिर रिटेल सेगमेंट, इसमें ग्रोथ अच्छा रहा है। और हम लोगों को ऐसी उम्मीद है कि आने वाले जो क्वार्टर्स हैं पूरे वित्तीय वर्ष में हम लोग इसमें इसी तरह का ग्रोथ बनाए रखेंगे। क्योंकि इसमें एक बात और है कि हमें रिस्क स्प्रेड हो जाता है तो थोड़ा एनपीए का खतरा कम बना रहता है और बहुत सारे लोगों को हम लोग सर्विस दे पाते हैं, तो हमारे अन्य क्षेत्रों में भी व्यवसाय बढ़ता है। जैसे आप देखेंगे कि अगर हमने
किसी को हाउसिंग लोन दिया है तो उनका बचत खाता मेरे पास है, या फिर और कुछ सर्विसेज हमसे लेते हैं तो बैंक के व्यवसाय में इससे फ़ायदा अधिक मिलता है। ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सर ये भी है कि सरकार जीएसटी को लेकर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। स्लैब आ चुके हैं, आपको ये बात मालूम ही है। इससे कितना बदलाव होगा ओवरऑल बैंकिंग पे? एक यूनिफॉर्मिटी होने से निश्चित रूप से जो व्यवसाय करने वाले हैं, जो ट्रेड है कंट्री में, उसको एक यूनिफाइड मार्केट मिलने वाला है, तो इसमें फ़ायदा तो होना ही है। हाँ, इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उस पर अभी काम चल रहा है, इट इज़ वर्क इन प्रोग्रेस। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि ये अभी पूरी तरह से हो गया, अभी इसमें वार्ताएं चल रही है, मीटिंग्स हो रहे हैं, और निश्चित रूप से ये व्यवसाय को फ़ायदा देने वाला है, बिजनेस विल ग्रो। ठीक है। क्या सर आप भी ब्याज दरें घटाने की कोई योजना बना रहे हैं? क्योंकि आपको देखा जाए कि कई बैंक्स और भी घटा सकते हैं दरें। अभी जो भारतीय रिजर्व बैंक ने जो निर्देश दिया है बैंकों को, वो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट है। जो हमारा जो डिपॉजिट लेते हैं उस पे जो कॉस्ट होता है उससे आजकल रेट का निर्धारण होता है। तो आप ऐसा देखेंगे कि जहाँ भी डिपॉजिट रेट में थोड़ी बहुत कमी होती है तो हम लोग इसको कहीं ना कहीं से इसको ट्रांसमिट करते हैं, वो नीचे जो लेंडिंग रेट है उसको भी इम्पैक्ट करता है। तो निश्चित रूप से हम लोग सिस्टम में हैं, और जब भी कोई रेट में गिरावट आती है तो हम लोग भी अपने रेट को एडजस्ट करते हैं। और आपने देखा होगा कि अभी पिछले 1 नवंबर से हम लोगों ने बहुत सारे रेटों में थोड़े थोड़े जो जितना कमी हो सकता है कमी किया है। ठीक है सर, आगे चल के क्या पॉलिसी में रेट कट हो सकता है, उसकी उम्मीद है आपको? इस संबंध में शायद मुझे बहुत निश्चिंतता से मैं आपको नहीं बता सकता हूँ कि क्या होने वाला है, लेकिन चूँकि ये डायनामिक चीज़ है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इसका रिव्यू जो कमेटी है वो लगातार करते रहती है, और जहाँ भी ऐसी आवश्यकता पड़ती है या महसूस होती है कि अब सिचुएशन आ गया है कि अब रेट कम करना चाहिए तो रेट कम किया जाता है। तो वी आर होपफुल कि आने वाले दिनों में इकोनॉमी अच्छा करेगा, और जो मानसून अच्छा है और बाकी जो चीज़ें ठीक चल रही है, तो आने वाले दिनों में बिज़नेस के लिए निश्चित रूप से एक अच्छा दिन आने वाला है। ठीक है, शुक्रिया सर आपका इसी बिजनेस को समय देने के लिए और विस्तार पूर्वक बताने के लिए कि बैंक की क्या योजना है और इस समय जो रिजल्ट्स रहे, शायद आपको उम्मीद थी कि ऐसे नंबर्स आएंगे और वैसे ही आया, और मार्केट भी इसको रिस्पेक्ट कर रहा है। अभी पीएनबी का शेयर करीब 4% की बढ़त के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहा है। आशीष केलकर इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे एक बार मार्केट का पहले व्यू ले लेते हैं और उसके बाद रजत से भी जानेंगे कि माफ़ कीजिए अंचल से समझेंगे कि इस समय जो अलग अलग न्यूज़ फ्लो चल रहा है यूएस से, उसका इम्पैक्ट कितना स्टॉक मार्केट पे आता है और दिख सकता है। आशीष शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। मार्केट में अगर आज किसी ने सौदा ले लिया या जिसके पास था, बीटीएसटी करके आया था, लॉन्ग पे है, वो भी करे क्या? एक बार प्रॉफिट बुक कर ले जिनके पास बीटीएसटी था, और जिन्होंने अभी बनाया है वो नया टारगेट क्या रखे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अगर हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो 8500 और 8550 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन नजर आ रहा है। तो जिन्होंने कल कोई स्टॉक में पोजीशन बनाई है बीटीएसटी के लिए, तो उनको एक थोड़ा जायजा लेना चाहिए। अगर हम मिड सेशन तक 8500 के ऊपर टिकते हैं तो 8550 के लेवल दिखने की संभावना चार्ट के ऊपर दिखाई दे रही है। तो मैं मानता हूं कि जिनकी कल की पोजीशन है वो होल्ड करें विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑन इंडिविजुअल स्टॉक्स। जिन्होंने आज पोजीशन ली है, तो मैं मानता हूं कि अभी जिस तरह से मार्केट मूवमेंट दिखा रहा है हमें, तो मैं मानता हूं कि वहां पे तुरंत उनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि क्या है कि अभी यहाँ से नीचे आता है तो उनका रिस्क बढ़ने की संभावना ज्यादा है। तो कल की पोजीशन होल्ड करें और आज की पोजीशन में से निकल जाए। ठीक है, चलिए मैं आपसे आपकी ट्रेडिंग पिक्स भी पूछूंगा और पर्टिकुलर शेयर्स हमने कुछ एक निकाले हैं, उस पर आपका ट्रेडिंग व्यू भी लूंगा। लेकिन इस बीच अंचल हमारे साथ जुड़े हैं ये बताने के लिए कि आज का एक ऐसा शेयर कौन सा है जो आपको प्रॉफिट दिलवा सकता है। अंचल बताएं, अब ब्रोकरेज के रडार पर आज कौन सा शेयर है? शुक्रिया टिम्पी। आज के शेयर है वो शांति गैस का। देखिए ऑटो एंसिलरी कंपनी है, कंपनी के Q2 नंबर आए और शानदार नंबर रहे Q2 में। एक अच्छा मोमेंटम Q1 में था, हम पहले से भी बोल रहे थे कि एक स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स रह सकते हैं, वही देखने को मिला। मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, कंपनी के मुनाफे में इंप्रूवमेंट आती हुई दिखी है, लेकिन इसके अलावा जो वैल्यूएशन है शेयर की वो बेहद आकर्षक है। अक्रॉस द सेक्टर अगर आप देखिए, एक रनअप के बावजूद भी शेयर अभी भी अपने पीयर्स के मुकाबले बेहद सस्ते दरों में है। कंपनी का जिस तरह से नंबर आए, प्रॉफिट करीब 40% बढ़ता हुआ दिखा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से
शेयर प्राइस में और तेज़ी आती हुई दिखेगी, और वो एक बड़ा कारण रहेगा जिस तरह से कंपनी को लगातार ऑर्डर्स मिल रहे हैं, एक अच्छे सेट ऑफ वैल्यूएशंस पे शेयर है, तो माइक्रोसेक कैपिटल मानता है एक शानदार पिक हो सकती है मध्यम से लंबी अवधि के। अगर आप निवेशक हैं, इनिशियली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं 145 के टारगेट्स के लिए। अभी फिलहाल 121 पे चल रहा है, लेकिन टारगेट 145 का, आप चाहें तो इसमें निवेश कर सकते हैं। अलग अलग रीजंस आपको अंचल ने बताया जिसकी वजह से खरीदारी की लिस्ट बनता है। फिलहाल अभी 6% ऊपर है ये। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो एक्सपर्ट से एक व्यू लेंगे। लेकिन इस बीच क्योंकि ऑटो पैक के नंबर्स भी आ चुके हैं अब तक, आशीष एक बार आप शांति गियर्स को या इसके कुछ एक और जो पीयर्स हैं ऑटो एंसिलरीज में, उनको कैसे रेट करते हैं और आपका फेवरेट काउंटर कौन सा होगा इसमें? ओके, सबसे पहले शांति गियर के बारे में बात करते हैं। अगर हम इसका चार्ट देखते हैं तो बहुत बड़ा कंसोलिडेशन जोन में ये स्टॉक चल रहा है, और ये कंसोलिडेशन का निचला जो स्तर है वो है करीबन 114 रुपए का। तो हम 114 रुपए से यहीं से हम अभी उछाल आता हुआ हमने देखा है। तो मैं मानता हूँ कि जिन्होंने यहाँ पे खरीदारी की है वो होल्ड करें। इसका मैं लक्ष्य चार्ट के ऊपर जो मुझे दिखाई दे रहा है वो है करीबन 135 का, और फिलहाल इसके लिए मैं स्टॉप लॉस जो रेकमेंड करूंगा वो होगा 117 का। अगर हम ऑटो एंसिलरीज की बात करते हैं तो मेरा फेवरेट रहेगा गैब्रियल। इस स्टॉक ने एक बहुत ही अच्छे पैटर्न को ब्रेकआउट दिया था, हालांकि अभी थोड़ा फिलहाल ये नीचे आया है, लेकिन मैं मानता हूं कि ये एक अच्छा निवेश माना प्रूव हो सकता है। लक्ष्य चार्ट के ऊपर जो दिखाई दे रहा है वो होगा 130 रुपीज का, और अगर 130 को तोड़ते हैं तो 147 तक भी ये लक्ष्य टेस्ट करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, आज हमने कुछ एक शेयर्स निकाले हैं जिनमें एक कुछ ऑर्डर्स की भी न्यूज़ है, कुछ कहीं ना कहीं खबर की न्यूज़ है। एक फाइबर वेब नाम की कंपनी है जिसको अभी आप देखेंगे चार्ट्स पे तो आपको थोड़ा मजबूत दिख रहा होगा, लेकिन ये और कितना मजबूत हो सकता है क्योंकि इसको करीब 22 करोड़ रुपए का ऑर्डर अभी मिला है। बहुत ही स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, कंसिस्टेंटली हायर टॉप हायर बॉटम बनते हुए ये स्टॉक ऊपर की तरफ चल रहा था। हालांकि पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में जिस तरह से बहुत सारे स्टॉक में करेक्शन आया है वैसा एक करेक्शन आया था, लेकिन इस करेक्शन में इसने जो टेस्ट किया है लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को टेस्ट करके हुए ये वापस ऊपर की तरफ निकला है। तो मैं मानता हूं कि इस स्टॉक में अभी भी फिलहाल बने रहने की मेरी सलाह होगी। अगर नया निवेश करना है तो मैं थोड़ा रुकने की सलाह दूंगा। 156 के ऊपर जब हमें क्लोजिंग बेसिस पर ये स्टॉक मिलेगा तो नया निवेश करना चाहिए, और इसका लक्ष्य जो चार्ट के ऊपर दिखाई देगा वो होगा 178 का। ठीक है सर, एक उज्जीवन फाइनेंस भी आप देखिए, क्योंकि अगर आरबीआई की सपोर्ट इसको मिल जाए तो बैंक्स की तो एग्रेसिव योजना है इस कंपनी की इनफैक्ट कि अपने 200 ब्रांचेस को बैंक में कन्वर्ट करना चाहता है, और लाइसेंस मिलेंगे तो नो डाउट इनको बेनिफिट होगा। 3-3.5% अभी ऊपर है, क्योंकि ये आईपीओ इसकी इसी साल की लिस्टिंग है ये, तो कई लोगों का आईपीओ के रेट का भी पड़ा हुआ होगा। आप उज्जीवन फाइनेंस पे एक बार प्रॉफिट बुक करने की राय देंगे क्या अभी? डेफिनेटली नहीं, मैं प्रॉफिट बुक करने की सलाह मैं नहीं दूंगा, क्योंकि एक अच्छा खासा हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन चार्ट के ऊपर है। हालांकि एक अच्छा कंसोलिडेशन भी देखा गया है, तो और ये जो कंसोलिडेशन है उसका लोअर लेवल जो है वो है करीबन 390 का, और ऊपर का जो लेवल है वो है 490 का। अगर हम पिछले 3 महीने का चार्ट देखते हैं तो इसमें कंसोलिडेशन है, तो हम अभी एग्जैक्टली बीच में है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं करना चाहिए। नया निवेश करने के लिए मैं थोड़ा रुकने की सलाह दूंगा। अगर हम 490 के ऊपर चलते तो फ्रेश ब्रेकआउट होगा। जिनके पास ये स्टॉक है वो होल्ड करें, लक्ष्य चार्ट के ऊपर 490 के दिखाई दे। सर एक शेयर आप और देखिए, वो है ड्यूक ऑफशोर। आज इसमें भी एक न्यूज़ है कि इन्होंने कुछ एक जहाज़ की डिलीवरी कर दी है, ऑलमोस्ट 4.5-5% के भी ऊपर चल रहा है ये शेयर। और इसका अगर आप 52 वीक का हाई देखेंगे या फिर लो देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ऑलमोस्ट आज इसने अपना 52 वीक का हाई के आसपास इनफैक्ट ये चल रहा है। क्या करना चाहिए सर? इसमें थोड़ा वॉल्यूम कम रहता है, यूजुअली शेयर ठीक लग रहा है। डेफिनेटली फिलहाल करीबन 84-85 ऑड लेवल के बीच में ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम इसका चार्ट फॉर्मेशन देखते हैं तो ये स्टॉक 49 से लेके करीबन 97 ऑड लेवल तक ये स्टॉक गया था, और उसके बाद एक करेक्शन आया था जिसमें करीबन 76 तक आया था, और वहां से ये स्टॉक उछला है। तो मैं मानता हूं कि ये एक नए मोमेंटम की शुरुआत है, यहाँ पे भी निवेश किया जा सकता है। इसके लिए मैं स्टॉप लॉस जो रेकमेंड करना चाहूंगा वो होगा 81 का, और मध्यम अवधि के लिए लक्ष्य होगा 93 रुपीज का। ठीक है सर, एक लिकर की कंपनी है रेडिको खैतान, इसके नंबर अच्छे आए हैं और आज सुबह से कहते हैं कि इसके नंबर्स का शायद इसको मार्केट रिवॉर्ड भी करेगा, और किया भी है। करीब 2.25% अभी ये शेयर ऊपर है। आप इसका मंथली 3 मंथ या फिर 6 मंथ चार्ट देखेंगे तो आपको स्ट्रॉन्ग दिखेगा शायद। आप इस पर क्या व्यू रखते हैं कि अभी और आगे बढ़ सकता है, या फिर जिन्होंने 2-3 महीने के हिसाब से पोजिशनल ट्रेड लिया है एक बार और प्रॉफिट बुक कर ले इसमें?
जिन्होंने 2-3 महीने के हिसाब से ये स्टॉक बाय किया है, मैं उनको ये सलाह दूंगा कि वो फिलहाल होल्ड करें, क्योंकि इसमें एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन बन रहा है। हालांकि ब्रेकआउट नहीं मिला है, लेकिन जिस तरह से मोमेंटम आ रहा है, मैं मानता हूं कि ब्रेकआउट मिलने की संभावना है। ये ब्रेकआउट जो है वो मिलेगा 147 के ऊपर, और हम 141 142 ऑड लेवल पे है। अगर हम 147 के ऊपर इस स्टॉक को निकलते देखते हैं तो मैं मानता हूं कि इस स्टॉक में कैपेसिटी है 170 ऑड लेवल तक जाने की। तो जिनके पास ये स्टॉक है वो होल्ड करें, और जिनके पास नहीं है, जो निवेश करना चाहते हैं, वो थोड़ा रुक जाए, 147 के ऊपर इस स्टॉक में निवेश करें। ठीक है आशीष, अब मैं आपसे सवाल नहीं पूछूंगा, बल्कि आप मेरे को बताइए कौन से शेयर को प्लस करना चाहिए। 2 स्टॉक है मेरे रडार पर। पहला स्टॉक है हिंडाल्को। उसके लिए मैं स्टॉप लॉस रेकमेंड करूंगा 161 क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, और अगले 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन में हो सकता है ये स्टॉक 168 के लक्ष्य को पार करता हुआ नजर आएगा। और दूसरा स्टॉक है आईओसी, इसमें भी एक अच्छा खासा पैटर्न बन रहा है। स्टॉप लॉस रेकमेंड करूंगा 309 रुपए का, और लक्ष्य होगा 319 और 328। अगर दोनों में से मेरे को एक लेना हो तो कौन सा लूँ? आई विल प्रेफर हिंडाल्को। ठीक है, हिंडाल्को पे ज़्यादा बुलिश है तो इस पर नज़र रख सकते हैं। वैसे आईओसी भी लिस्ट में है और आज शेयर ऑलमोस्ट तेज़ी के साथ भी ट्रेड करा। आशीष, शुक्रिया आपका अलग अलग स्टॉक्स पे व्यू देने के लिए, और ये भी बताने के लिए कि आज हिंडाल्को पे आप थोड़ा ज़्यादा बुलिश हैं और इस पर एक बार ट्रेड लिया जा सकता है। शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।